हमने अभी तक पढ़ा शब्द निर्माण की युक्तियाँ पढ़ ली। ठीक है, शब्द निर्माण की हमने युक्तियाँ पढ़ी। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए, शब्द निर्माण की हमने प्रमुख 3 युक्तियाँ देखी थी, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि और समास को। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पद संरचना। पद पद एक प्रकार के शब्द ही होते हैं। मतलब शब्द से अलग कैसे बनते हैं कि किसी जगह इनकी स्थान फिक्स हो जाता है, उसको फिर आप बोलते हैं पद, है ना। जैसे एक ये एग्जांपल देखो, राम ने रावण को मारा। तो मैं राम की बात करता हूँ, राम एक शब्द है, रावण भी एक शब्द है, मारा भी एक शब्द है ना। और ने और को भी शब्द होती है। पर ये अपनी अगर किसी व्याकरण में ये नियमों के आधार पर अगर ये निश्चित स्थान अपना तय कर लेते हैं, है ना, निश्चित स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो ये शब्द पद बन जाते हैं, है ना। तो जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये टोटल 5 शब्द है, पर ये पद बन गए हैं, पांचों के पांचों पद बन गए हैं। जब तक ये शब्द थे आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते थे, मतलब राम को यहाँ लिख सकते थे, मारा को यहाँ लिख सकते हैं। मतलब इसको मैं ऐसा भी बोल सकता था, रावण राम मारा रावण राम ने को, मतलब इसको ऊपर नीचे इंटरचेंज कर तो ये शब्द ही रहते, पर अब ये बन गया पद। इसका एक मतलब निकल रहा है। ठीक है, अब आप इसको बदल नहीं सकते, राम ने रावण को मारा फिक्स हो गया है एक टाइप से। तो ये होते हैं पद। आपको मुझे लगता है कि पद समझ में आ गया होगा। पद क्या होता है? जब किसी व्याकरण में नियमों के आधार पर कोई शब्द कोई किसी वाक्य में अपना स्थान ग्रहण कर लेते तो वो पद हो जाता है। ठीक है। हम्म, पद का जो वो क्या बोलते हैं इसको, पद का वर्गीकरण भी किया गया है हिंदी में, है ना। 2 भागों में पद को बांटा गया है, पद को हिंदी के अंदर। पहला जो है वो है विकारी, और दूसरा है अविकारी। ठीक है, ये वही वैसा का वैसा जैसे हमने अवयव में पढ़ा था ना, सेम वैसा का वैसा वर्गीकरण है, कुछ इसमें नया कुछ नहीं इसके अंदर। विकारी शब्दों को ही विकारी पद कहा जाता है, मतलब जो वे ऐसे शब्द जो विकार हो जाते हैं वो विकारी पद बन जाते हैं, है ना। और अविकारी जो बदलते नहीं है। ये हमने पढ़ा, पद पढ़ लिया। ठीक है। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो ग्रामर आ जाती है, कि ग्रामर क्या होती है। अब ठीक है, हम उसको देखते हैं। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना को देखते हैं। अब इसमें अब ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे मुख्य मुख्य रूप से। तो व्याकरणिक संरचना मतलब ग्रामर। ठीक है, कोई भाषा में है ना, भाषा की जो व्यवस्था होती है वो उसकी ग्रामर पे ही निर्भर करती है। मतलब ग्रामर का भी अध्ययन आप अगर हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो इसको 4 भागों में पढ़ सकते हैं। पद संरचना पढ़ लो, कारक व्यवस्था पढ़ लो, विकार से उत्पन्न होने वाले तत्वों को पढ़ लो, और वाक्य संरचना पढ़ लो, तो आप ग्रामर को बेसिक बेसिक समझ जाओगे। ठीक है। तो हम आते हैं पद संरचना पे। अभी हमने इसके पहले हमने देखा पद क्या होता है, अब हम देखेंगे पद संरचना के बारे में देखेंगे। पद संरचना में अभी हमने देखा कि इसका जो वर्गीकरण होता है 2 हिस्सों में, 2 प्रकार से बांट रखा है इसको, विकारी और अविकारी। विकारी पदों में क्या आता है और अविकारी पदों में क्या होता है? विकारी पदों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी को विकारी पद बोला जाता है। ठीक है, जबकि अविकारी पदों में आते हैं आपके क्रिया विशेषण आते हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाए उनको क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया और विशेषण अलग अलग है। क्रिया विशेषण हो गया, उसके बाद आ गए योजक चिन्ह या योजक शब्द, उसके बाद आते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, उसके बाद आते हैं संबंध बोधक। ठीक है, फिर और संबंध के अलावा विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण, योजक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि पद, ये सभी पद जो होते हैं इनको आप बोलते हैं अविकारी पद। तो ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। योजक
थोड़ा पढ़ा पढ़ा नहीं उसको भी हम देखेंगे। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संज्ञा, ये हमने पढ़ लिए है। अब हम आते हैं विकारी शब्दों में संज्ञा पे। संज्ञा व्यवस्था क्या होती है भाई? संज्ञा क्या है? हम्म संज्ञा एक पद होता है ना? जैसे राम, लंका, है ना, और इंदौर, एमपी। एक पद होता है, संज्ञा एक प्रकार का पद होता है। क्या होता है? पद। पद होता है। और इसको और अच्छे से समझे तो किसी, अब सबको बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होती, बचपन में पढ़ी पढ़ी होती है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग समथिंग, है ना? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, द्रव्य, समूह या जाति के नाम को जो चीज़ व्यक्त करती है उसको हम संज्ञा कहते हैं, है ना? संज्ञा से जो पहले आने वाले पद को भी कुछ बोलते हैं और संज्ञा के बाद के आने वाले पद को भी बोलते हैं, ठीक है? वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पद को, है ना, प्रतिपादिक कहा जाता है। मतलब जैसे अगर ये राम है, तो अगर जब तक ये वाक्य में नहीं है तो इस शब्द को हम बोलेंगे प्रतिपादिक। प्रतिपादिक, ये याद रखना। पर जैसे ही ये वाक्य में आ जाएगा, जैसे राम ने रावण को मारा, है ना, अब ये पद हो जाएगा संज्ञा, क्योंकि ये वाक्य में आ गया है। संज्ञा पद हो जाता है। विभक्ति या परसर्ग से जुड़ने के बाद यही पद संज्ञा बन जाता है। ठीक है, हमने अभी संज्ञा देखा और प्रतिपादिक भी समझा, ये जो बार बार आएगा इसलिए मैं अभी इसको बता देता हूँ आपको, है ना? अब इसके बाद में संज्ञा के हम भेद देखते हैं। संज्ञा के जो मुख्य मुख्य तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तीन ही होते: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तीन के अतिरिक्त कुछ कुछ विद्वान बोलते हैं कि संज्ञा के पांच भेद है ना? वो क्या करते हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को भी स्वीकार कर लेते हैं। पर ये कहीं ना कहीं जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है ना, उसी के उपभेद माने जाते हैं। तो हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ऐसी संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी या वस्तु विशेष का जो नाम बताने वाला जो पद होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा पद होता है। उदाहरण, आपका नाम या मेरा नाम या एक और नाम, राम, विवेक। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। जब कोई पद किसी वर्ग के नाम को व्यक्त करता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है ना? अगर कोई नाम किसी एक वर्ग को बताए, जैसे मान लो कि मैं एक वर्ग बताता हूँ, पुलिस। पुलिस एक वर्ग है। अधिकारी भी एक वर्ग है ना? पुलिस, अधिकारी, नेता, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गई, है ना? मनुष्य, मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा होती है। ये क्या होता है, किसी एक वर्ग का सूच बताती है। कोई समाज का भी वर्ग हो सकता है, कुछ भी वर्ग हो सकता है, इंग्लिश बोलने वाला वर्ग भी हो सकता है ना? तो ये हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरी जो है वो है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी दो है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उसको भी हम देखेंगे। पहले भाववाचक पढ़ लेते हैं। भाववाचक क्या है? किसी व्यक्ति के गुण बताता है आपको, गुण, स्वभाव, ठीक है, स्थिति, मूड, है ना? ये सब अगर आप भाव, विचार, अनुभव, भावना आदि को जो संज्ञा व्यक्त करे उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल, मानवता, है ना, विनम्रता, इन सभी संज्ञाओं के एंड में आपको ता, ई, ऐसे शब्द मिल लेंगे आपको। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मानवता हो गई, है ना, बचपन। पर देखो, मेरे को बचपन से मेरे को बचपना बना दिया मैंने। बचपना, बचपना ना, आ, है ना, ये प्रत्यय जोड़ दिया। तो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा में जा, ये प्रत्यय जोड़ के बनाते हैं। कैसे, किसको में जोड़ते हैं? अगर आप जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दो तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। नहीं आया समझ में? एक बार और समझाता हूँ। ये जातिवाचक संज्ञा है मानव, इसमें मैंने जोड़ दिया ता प्रत्यय, तो बन गया मानवता।
ये मानवता एक भाव, एक फीलिंग है ना, तो ये होगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। हम देख रहे थे जातिवाचक संज्ञा के दो भेद। कौन कौन से भेद थे? एक था समूहवाचक, है ना, जो समूह को व्यक्त करता है, जैसे सेना, ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। और अगर इसको तोड़ के अगर मैं बताऊं तो आपको, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, जो किसी पदार्थ का बोध कराए, पदार्थ का बोध कराए, है ना, जैसे पानी भर गया है। तो यहाँ पे पानी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो है कि द्रव्य है। लिक्विड वाला द्रव्य नहीं, द्रव्य मतलब मास वाला, या फिर जो साइंस साइंस में अपन मैटर को जो बोलते हैं द्रव्य, पानी भर गया है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और उसके अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हमने अभी संज्ञा व्यवस्था देखी। ठीक है। अब इसकी एक तुलना कर लेते हैं हम संस्कृत और अंग्रेजी से, क्या समझने के हिसाब से, है ना। जैसे एक लाइन लिखी मैंने इंग्लिश में, गर्ल्स कॉमा कम हियर, है ना, गर्ल्स कम हियर, गर्ल्स कम हियर, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? लड़कियों यहाँ आओ, लड़कियों यहाँ आओ। ओके, यही होगा ना, लड़कियों यहाँ आओ, गर्ल्स एस लगा, प्लूरल्स लगा हुआ है ना। अब मैंने ये इसको चेंज करके मैंने लिखा ऐसा, गर्ल्स, गर्ल्स आर गोइंग, है ना। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? लड़कियां जा रही है, यही होगा, लड़कियां जा रही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो, मेरी राइटिंग तो बहुत बेकार है ही सही। मैं ये बताना चाह रहा था, गर्ल्स कम हियर में लड़कियों यहाँ आओ, ठीक है। गर्ल्स आर गोइंग में लड़कियाँ जा रही है, यहाँ कियो आ गया और ये किया आ गया, लड़कियों से लड़कियाँ हो गया, है ना। तो ये एक बदलाव हो जाता है, जबकि इंग्लिश में तो गर्ल्स ही लिखा है ना यहाँ पे, ये भी संज्ञा है। तो हिंदी की जो संज्ञा संरचना है ना, वो थोड़ी सी बदल जाती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि संज्ञा विकारी बन गया ना, विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन आ गया। अभी हमने पढ़ा था पद में, नहीं आया तो मैं एक बार वो पीछे लेके बताता हूँ, है ना। पद हमने पढ़ा था, विकारी पद पढ़े थे, उसमें हम संज्ञा देख रहे थे। तो संज्ञा इस प्रकार से विकारी शब्द है, ऐसे उसमें बदलाव आ जाता है, लड़कियों हो जाता है और लड़कियाँ हो जाता है, ठीक है। पर इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता ज़्यादा। ये तुलना थी संस्कृत और अंग्रेजी से तुलना। संस्कृत भी बहुत सिंपल होती है। संस संस्कृत से ऐसा मैं इसके से संस्कृत का इसका बाद में एग्जाम्पल मैं आपको देके बताऊंगा। तो अभी हमने पढ़ा संज्ञा, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सर्वनाम को।